everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है साउंड। आपने काफ़ी कुछ क्लास 8 में भी पढ़ा है, लेकिन आपने काफ़ी कुछ क्लास 7 में भी आप पढ़ कर आए थे। तो जैसे आपने देखा था उन्हीं चीज़ों की कंटिन्यूएशन थी और थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें एडेड थी। तो जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर क्वेश्चन पूछें या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज साउंड? तो जैसे हमें पता है कि साउंड एक एनर्जी है, राइट। साउंड कोई मैटर नहीं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये हमें सुनने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे आसपास की चीजें वाइब्रेट करती हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो अगर मैं अपने थ्रोट को यहाँ पर टच करूँ तो यहाँ पर हमारा वोकल कॉर्ड्स है, वॉइस बॉक्स है, लायरिंग्स है। तो जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो मेरी बॉडी से आवाज प्रोड्यूस हो रही है और वो किसी ना किसी मीडियम से आप तक पहुंच रही है। सो एवरी साउंड, सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स और एनर्जी का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग मीडियम में। अब जैसे ये स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है, तो इस स्पीकर के वाइब्रेट करने से आसपास की हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे और इस तरह एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा और इस तरह साउंड एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती जाएगी। अब साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, सो एवरी सोर्स ऑफ साउंड मस्ट वाइब्रेट। अगर कोई वाइब्रेशंस नहीं है, अगर कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो पार्टिकल्स में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। एक पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है और जब ये वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करते टाइम ये अपनी एनर्जी दूसरे नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर करता है, फिर ये वाइब्रेट करता है, ये एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर होती है। इस तरह एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे हम एक वाइब्रेटिंग रबर बैंड को ले लें, जैसे अगर आपने क्लास 7 में पढ़ा था ना वो वाला एक एग्जांपल, जिसमें आपने एक स्केल लिया, उसको टेबल के अराउंड रखा, मेटल का स्केल हो और उसको ऐसे प्लग करो, तो वो ना थोड़ी देर के लिए वाइब्रेट करता है और जब वो वाइब्रेट करता है तो हमें आवाज सुनाई देती है। एग्जैक्टली वही है। सो व्हेन इट इज प्लग्ड, स्ट्रिंग वाइब्रेट्स और वो साउंड प्रोड्यूस करता है और ये वाइब्रेशंस आगे से आगे की तरफ मूव करती हैं और जैसे ही यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना बंद होती हैं, साउंड भी बंद हो जाती है। नाउ साउंड नीड्स अ मीडियम। तो जैसे हमें पता है कि सबसे तेज साउंड सॉलिड में ट्रेवल करती है, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में, है ना। सो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। सो साउंड वेव्स नीड पार्टिकल्स टू ट्रांसफर द एनर्जी एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं होता है वैक्यूम में जो इन वाइब्रेशंस को कैरी कर सके। जैसे कि मून पर कोई मीडियम नहीं है, तो इसलिए मून में आवाज नहीं आती है, कोई भी साउंड हमें नहीं सुनाई देती है। Now, it can travel through solid liquids and gases, and all mediums they have particles which vibrate, and it depends on the particle arrangement and their elasticity। और इस तरह किस तरह particles arranged है, उस हिसाब से हर मीडियम में अलग अलग तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो फटाफट से एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर होती जाती है। एनर्जी, ये जो साउंड एनर्जी है, ये जल्दी ट्रांसफर होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। Next, coming up the speed of sound. So, particles are closely packed in solids, so they transmit these vibrations faster. Solids में जितने भी सॉलिड हैं, हर सॉलिड में अलग अलग स्पीड होती है साउंड की। ये बात याद रखना। यहाँ पर मैंने आयरन में, आयरन इज अ सॉलिड, सॉलिड का एक एग्जाम्पल आयरन लिया है और उसमें स्पीड ऑफ साउंड दी है। वाटर में इट विल बी 1500 मीटर पर सेकेंड एंड एयर में इट विल बी 330 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों आप याद रख सकते हो, क्लास 7 में भी सेम ही पढ़ी थी। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स। ठीक है, किसी में ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है। नाउ व्हाई साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? मतलब ये कोई मैटर क्यों नहीं है, ये एनर्जी ही क्यों है। अब जैसे मेरे आसपास अगर आप सुनो ना, तो आप ध्यान से सुनो तो आपको ना क्रो की आवाज आ रही होगी। तो क्रो क्या है? तो क्रो के पास भी वोकल कॉर्ड्स हैं, उसकी बॉडी में भी वोकल कॉर्ड्स हैं। जब वो वाइब्रेट कर रही हैं तो वो साउंड ट्रांसफर हो रही है। तो
क्रो बाहर बैठा है, वो वहाँ पर चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी बॉडी में जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो वाइब्रेशंस उसके आस-पास के मीडियम में आ रही हैं और मीडियम से करते-करते वो मेरे कानों तक पहुँच रही हैं और फिर ये मेरे माइक से आप तक पहुँच रही हैं थ्रू दिस मतलब थ्रू दिस वीडियो, ठीक है? तो अगर कोई भी वोकल कॉर्ड्स नहीं होंगे एनिमल्स में, तो अगर हम ह्यूमन्स और एनिमल्स की बात करें तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि बीज़ जो होती हैं इनके पास कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं होते। तो आप बोलोगे तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? तो मतलब हमें कैसे सुनाई देती है बीज़? तो बेसिकली जब उनके विंग्स मूव करते हैं, तो उनके विंग्स मूव करने से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और फिर वो साउंड हमें सुनाई देती है। उनके वोकल कॉर्ड्स से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि उनके पास वोकल कॉर्ड्स हैं ही नहीं। So, vibrating particles they possess kinetic and potential energy. So, energy keeps converting during vibration. ठीक है? तो ये जो एनर्जी है ना, ये वाइब्रेशन के टाइम पर ना कन्वर्ट होती रहती है। तो वाइब्रेशन जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है उनमें कौन सी एनर्जी होती है? उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब ये एनर्जी ट्रैवल करती है तो ये चेंज होती रहती है। साउंड ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ये जो पार्टिकल के मीडियम्स हैं यहाँ पर वाइब्रेशंस पास ऑन होती हैं विदाउट मूविंग परमानेंटली। तो ये पार्टिकल यहाँ है, ये यही रहेगा। ये मेरा नेक्स्ट पार्टिकल है, ये यही रहेगा। बस ये वाइब्रेट करेगा, इसको एनर्जी दे देगा, ये वाइब्रेट करेगा, नेक्स्ट को एनर्जी दे देगा। कभी भी पार्टिकल यहाँ से निकल कर आप तक नहीं पहुँचेगा अगर आप मेरे सामने बैठे हो और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नहीं। वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। अब कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन की बात करें तो हम अगर साउंड वेव की बात करते हैं ना, तो साउंड वेव एक तरह की कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक और तरह की वेव आप नेक्स्ट सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, दैट इज TRANS ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो हैं जिसमें वाइब्रेशंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पास ऑन होती हैं और इनमें हमें कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन देखने को मिलते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो एक ऐसी वेव, ये रेयरफैक्शन, दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज अगेन रेयरफैक्शन, दिस इज अगेन कॉम्प्रेशन। सो इस तरह से एनर्जी पास होती है। लेकिन जब हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं तो एनर्जी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी साउंड वेव या साउंड एनर्जी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाती है, एक लंबी वेव बनाती है। कैसी? लंबी। तो ये क्या है? दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस बनते हैं। कॉम्प्रेशन वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स ना हाई प्रेशर में होते हैं। क्यों हाई प्रेशर में होते हैं? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स पास पास होते हैं, पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और वहीं पर अगर हम रेयरफैक्शन की बात करें तो यही पार्टिकल्स अब थोड़े दूर दूर होते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। सो दिस इज कॉम्प्रेशन, नाउ दिस इज रेयरफैक्शन, राइट? सो यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, सो कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, मतलब जहाँ पर ये पास होंगे वो कॉम्प्रेशन होगा, जहाँ पर ये पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो रेयरफैक्शन होगा। So air particles are pushed close together by the vibrating sources and these are formed when the source moves फॉरवर्ड। सो एयर जो है वो कंप्रेस करेगी अपने आगे आने वाली लेयर्स को और अब ये एनर्जी आगे की तरफ पास होती जाएगी। नाउ रेयरफैक्शन इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। सो एयर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द सोर्सेज मूव बैकवर्ड। अब ये जो सोर्स है ये पीछे की तरफ मूव करेगा, सो इट पुल्स द पार्टिकल्स अवे क्रिएटिंग अ लो प्रेशर। आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही एयर की लेयर्स होती है। तो मान लो हमने यहाँ पर एक मेटल स्ट्रिप लगाई है, ये एयर की लेयर्स है, ठीक है। अब ये मेटल स्ट्रिप है, जब हम इसको स्ट्राइक करेंगे तो ये इधर को जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ को जाएगा तो यहाँ पर ये जो लेयर्स है ना, अब स्पेस कम हुआ तो ये जो लेयर्स हैं ये पास पास आ जाएंगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा? कॉम्प्रेशन बन जाएगा। अब इसके आगे वाली लेयर्स वैसी ही हैं। अब ये जो मेटल स्ट्रिप है ये वापस अपनी पोजीशन पर चली गई। पोजीशन पर जाने की वजह से ये जो कंप्रेशन वाली सिचुएशन थी ये अब आगे को ट्रांसफर हो गई और ये जो लेयर्स हैं जो यहाँ पर इस मेटल स्ट्रिप के पास थी
ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। अब ये मेटल स्ट्रिप दूसरी तरफ को जाएगी, वाइब्रेट कैसे करती है, ये मेन पोजीशन है, इधर को गई, वापस आई, उधर को गई, वापस आई, इधर को गई, वापस आई, उधर को गई, वापस आई, इस तरह मूव करती हैं। तो अब ये यहाँ को चलेगी और अब ये कॉम्प्रेशन आगे वाली लेयर्स को ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरह से ये आगे से आगे ट्रांसफर होता रहता है और इस तरह कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस बनते रहते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स, तो पार्टिकल्स हमेशा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो डायरेक्शन ऑफ वेव, अब ये जो वेव है ये इस डायरेक्शन में चल रही है और जो हमारे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। एक कॉम्प्रेशन, एक रेयरफैक्शन, मतलब एक वेव। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन साइकिल क्रिएट होती है जो एक वेव बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो इन वेव से रिलेटेड हैं, हमने पढ़े हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का मतलब है कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ना, दिस इज सेड टू बी द मीन पोजिशन ऑफ दीज पार्टिकल्स। ये मीन पोजिशन है। इस मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ऊपर चला गया, मैक्सिमम ऊपर, इसकी यहाँ तक आने की बात नहीं करेंगे, इससे भी ज्यादा ऊपर ये यहाँ पर गया है, सबसे ज्यादा ऊपर। सो दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये शो करता है कि हाउ फार पार्टिकल मूव्स ड्यूरिंग वाइब्रेशन। तो कितना दूर एक पार्टिकल मूव करता है जब वो वाइब्रेट करता है। क्लियर हो गया। सो इसका सिंबल है स्मॉल ए, और क्योंकि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट मीटर होगा। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी लाउडर साउंड होगी। तो याद है ना, लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। अब मैं यहाँ पर दो वेव्स बना रही हूँ, ठीक है, एक का एम्पलीट्यूड ये है, राइट। अब हमारी दूसरी वेव आई और दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है मैं यहाँ बनाती हूँ, वहाँ नहीं बन पाएगा, ये है, राइट। तो इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर साउंड लाउड होगी एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, सो मोर एनर्जी इज कैरिड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। ज्यादा एनर्जी कैरी करेंगे ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, मतलब एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन तक जाना, या फिर इन सिंपल टर्म्स एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन तक जाना, तो इसे हम एक वेव बुलाते हैं। सो वन वेव इज इक्वल टू वन कंप्लीट वेव साइकिल। कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट सेकंड है जिसे स्मॉल एस से लिखते हैं, और एक स्मॉलर टाइम पीरियड यहाँ पर है। सो मोर वाइब्रेशंस पर सेकंड, राइट। तो जितने कम टाइम पीरियड होता है उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस एक सेकंड में बनी है। तो जैसे ये है या फिर ये है, तो इसमें एक सेकंड में कम वाइब्रेशन बनी है। सो स्मॉलर द टाइम पीरियड, मोर द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन वन सेकंड। सो वाइब्रेशन ज्यादा फास्ट थी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में ना कितनी ज्यादा, कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन बनी, ज्यादा नहीं, कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बनी है। सो इट टेल्स अस हाउ द पार्टिकल्स वाइब्रेट। इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट पर सेकेंड। ईच वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस वन वेव। सिंबल है स्मॉल एफ और एसआई यूनिट है हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस बनी हैं, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। आगे बात करते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स सोर्स। द सोर्स कंट्रोल्स द वाइब्रेशन रेट एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड एंड द नेचर ऑफ मीडियम। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी, जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में बनी है, वो ये डिपेंड नहीं करता कि मीडियम का नेचर क्या है, क्या वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, या फिर कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। हो सकता है इस एम्पलीट्यूड पे भी सेम नंबर ऑफ, सेम फ्रीक्वेंसी हो और इस एम्पलीट्यूड पे भी सेम फ्रीक्वेंसी हो। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ मीडियम का भी कोई लेना देना नहीं है। दिस अफेक्ट्स द लाउडनेस और द स्पीड बट इट डज नॉट अफेक्ट द पिच।
क्लियर है? नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल एफ। इन टाइम पीरियड टी one wave is produced, one complete vibration is equal to one wave। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है कि स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1/t, और इन्वर्स कर दे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल t इज इक्वल टू 1/f। तो ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक वेव ने एक टाइम पीरियड पे। तो एक कॉम्प्रेशन से दूसरे कॉम्प्रेशन तक का जो डिस्टेंस है लैम्डा से इसे डिनोट करेंगे, और एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। सो वन वाइब्रेशन, in one vibration a wave advances by one wavelength. It depends on the nature of the medium and the speed of the sound changes in different media। ठीक है, नेक्स्ट द वेवलेंथ इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशंस या फिर टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस, और एक कंप्लीट वेव इट कंसिस्ट ऑफ वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव। तो एक वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक वेव जो है उसे हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ हमें क्लियरली बता देता है कि पार्टिकल का मोशन कैसा था और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज कैसी हैं। बेसिकली ये जो हम ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वही इस पॉइंट में लिखी है। तो ये आपको एज अ एमसीक्यू, एज अ वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी आर ड्राइंग दीज वेव्स इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, क्योंकि ये हमें वेव की पार्टिकल का मोशन और वेव की प्रॉपर्टीज बताता है। तो हमने दो तरह के ग्राफ्स पढ़े थे क्लास 7 में भी, कौन कौन से? डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। सेम यहाँ पर पढ़ेंगे, और ये क्यों हम पढ़ेंगे ये मैं आपको लिखूंगी यहाँ पर और आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे और डिस्टेंस को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये शो करता है द वेरिएशंस इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। रीजन बीइंग ये रिप्रेजेंट हमें क्या कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट हाउ सिंगल पार्टिकल vibrates at fixed position, कि एक सिंगल पार्टिकल एक सिंगल पोजीशन पर कैसे वाइब्रेट करता है। टाइम को हम एक्स एक्सिस पर ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पर ला रहे हैं। इट टेल्स अस हाउ द वेव प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम एंड द वाइब्रेशन ऑफ वन एट वन पॉइंट इज पास्ड टू द नेबरिंग पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रही है ये आगे वाले को पास होगी, इसकी नेक्स्ट वाले को, इसकी नेक्स्ट वाले को। तो इस तरह ये वाइब्रेशंस पास होती रहेंगी। नेक्स्ट इज द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर ना हम ये एम्पलीट्यूड चेक करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये हमें ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बताता है। इट शोज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस द पार्टिकल मूव्स ड्यूरिंग द वाइब्रेशंस। इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ये मीन पोजीशन के ऊपर होता है उतना ही ये मीन पोजीशन के नीचे होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इतना है और नीचे को इतना है, राइट। सो इट इज सेम अबव एंड बिलो द मीन पोजीशन। अगर होता है, मतलब हो सकता है, लेकिन अगर ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसा होता है तो इसे हम एक सिमेट्रिकल मोशन बुलाते हैं। कैसा मोशन? एक सिमेट्रिकल मोशन। अब बात करते हैं द टाइम पीरियड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक एक कंप्लीट वेव को बनने में कितना टाइम लगा? दैट इज द टाइम। एक कंप्लीट वाइब्रेशन को बनने में कितना टाइम लगा? दैट इज द टाइम पीरियड। सो वन वाइब्रेशन कंप्लीट्स वन वेव साइकिल, सो इट इज मेजर्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल पोजिशंस। कैसे? एक क्रेस्ट या दूसरे क्रेस्ट के बीच में, एक ट्रफ मतलब एक क्रेस्ट या दूसरे क्रेस्ट के बीच में, या फिर एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के बीच में। तो इस तरह हम इनके डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं एंड जीरो क्रॉसिंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो एक सेकेंड में बन रही है। सो मोर द वाइब्रेशंस लेस टाइम मीन्स द हायर
फ्रीक्वेंसी। तो जितना टाइम कम मतलब उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t हमने पढ़ा है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, राइट। रेपिटेशन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए रेपिटेशन है। तो यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी का भी हमें पता चल जाता है इस ग्राफ से। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट तो वाई एक्सिस पर ही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्म एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। ये हमें क्या बता रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें बता रहा है द डिस्प्लेसमेंट, द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद डिस्टेंस एट द सेम टाइम। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द वेव एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। जो डिस्टेंस है ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द वेवलेंथ। इट ऑल्सो शोज द स्पेटियल रेपिटेशन ऑफ द वेव, राइट। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े ही हैं, आपको इनको रिकॉल करना है बस। नाउ वेवलेंथ के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो वेवलेंथ क्या होती है, दो आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट, एक ट्रफ दूसरा ट्रफ, एक कॉम्प्रेशन दूसरा कॉम्प्रेशन, या फिर एक रेयर फैक्शन और दूसरे रेयर फैक्शन के बीच का डिस्टेंस। सिंबल है लैम्डा और यूनिट है मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। तो यहाँ पर हम जो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो लाउडनेस और पिच नहीं, वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड हमें क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड हमें लाउडनेस के बारे में बताएगा, और फ्रीक्वेंसी हमें किसके बारे में बताएगी, पिच के बारे में बताएगी। सो डिपेंडिंग ऑन दीज देयर आर टू साउंड्स दैट आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लाउडनेस कितनी है, कौन सी आवाज़ ज़्यादा लाउड है, कौन सी सॉफ्ट है, दूसरी कौन सी श्रिल साउंड है, कौन सी ग्रेव साउंड है, और क्वालिटी क्या है साउंड की, दैट इज वेव फॉर्म क्या है या टिम्ब्रे क्या है। स्टार्टिंग विद द लाउडनेस, सो लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस द लाउड एंड द फीबल साउंड। ये डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द साउंड वेव अफेक्ट्स आवर ईयर्स, ठीक है, कितने कितनी तेजी से ये जो साउंड है ये हमारे कानों को अफेक्ट कर रही है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ईयर सेंसिटिविटी। पार्शियली डेफ लोग जो होते हैं उन्हें मतलब तेज से तेज आवाज जो है वो काफी सॉफ्ट और फीबल लगती है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस, जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी कम लाउडनेस। सिंपल पढ़ा है। Loudness and amplitude are directly proportional in the square, right? So greater the amplitude means more the energy reaching the ear. So L is the loudness, so it is directly proportional to the amplitude का square, correct? So amplitude को double कर दोगे तो loudness 4 times हो जाएगी। अगर amplitude को triple कर दोगे तो हमारी loudness 9 times हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो मैं यहाँ से कोई भी केस अगर आपको डाल दूँ आप उसका आंसर दे पाओगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो रेपिटेशन ही है और कुछ नहीं है, बस आपको पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताती जा रही हूँ और वो आपको पढ़ते जाना है। क्लियर है, तो भूलना नहीं है, ध्यान रखना है, ध्यान से दिमाग खोल के सुनना है। कहीं पर कोई डाउट आता है आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर स्वयं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे हमारे पास दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट है। एक वेव है ए जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, दूसरा वेव है बी जिसका एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है। तो रेशो क्या होगी लाउडनेस की, सो रेशो होगी एल बी ओवर एल ए, लाउडनेस ऑफ बी ओवर लाउडनेस ऑफ ए। सो दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज 9/4। सो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द लाउडनेस, 9:4। सो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये पॉइंट्स हैं याद रखने वाले। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस। सबसे पहली एम्पलीट्यूड, ग्रेटर द एम्पलीट्यूड लाउडर इज द साउंड, सो मोर एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन दिस केस। सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, अब कितना एरिया वाइब्रेट हो रहा है, जितना ज्यादा एरिया वाइब्रेट करेगा उतनी लाउडर साउंड होगी। सो लार्ज एरिया सेंड्स मोर एनर्जी टू द मीडियम। जैसे कि एक बड़ा सा ड्रम ले लो, एक छोटा सा टॉय वाला ड्रम ले लो, सो टॉय वाले ड्रम की आवाज इतनी लाउड नहीं होगी, लेकिन जो बड़ा सा ड्रम आप लोगे जब आप उसको मतलब आप उसको हिट करोगे तो ज्यादा जोर की आवाज आपको सुनाई देगी। नेक्स्ट सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब
कुछ लोग हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, कुछ लोग हैं जिन्हें ज़्यादा सुनाई देता है। जिनको कम सुनाई देता है उनको हर साउंड सॉफ्ट लगेगी और जिनको बड़ा ज़्यादा सुनाई देता है उनको हर साउंड बड़ी ही तीखी लगेगी, राइट? ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वन मोर थिंग, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ द साउंड, राइट? तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, राइट? जितना दूर होगा उतनी आवाज़ हमें कम आएगी, जितना हम उस सोर्स के पास होंगे उतनी हमें ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आएगी। नाउ द इंटेंसिटी वर्सेस लाउडनेस। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मतलब वो एनर्जी रीचिंग द यूनिट एरिया पर सेकंड। इंटेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन लाउडनेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लाउडनेस एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है, कोई बोलेगा बड़ी तीखी बड़ी ज़ोर की आवाज़ है, कोई बोलेगा नहीं कम है। सो अगर हम एक गिटार को, जैसे हम हमेशा इस एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करते हैं, एक गिटार के स्ट्रिंग को सॉफ्टली अगर हम प्लग करेंगे ना, तो वो आवाज़ हमें सॉफ्ट लगेगी, राइट? उसी को अगर हम हार्ड प्रेस करेंगे तो वो बहुत ज़ोर से हमें सुनाई देगी। तो मतलब पहले केस में हमने धीरे से प्लग किया तो एम्पलीट्यूड कम था तो सॉफ्ट साउंड थी। जब हमने उसको ज़ोर से प्लग किया तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो साउंड बढ़ गई, लाउडनेस बढ़ गई। करेक्ट? तो बस इतना ही है। नाउ द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज़ डेसिबल। सो व्हाट इज़ 1 डेसिबल? 1 डेसिबल इज़ इक्वल टू 1/10 बेल, राइट? तो डेसी का मतलब ही 10 होता है, 10th पार्ट, 1/10 पार्ट, राइट? सो 1/10 पार्ट। सो बेल इज नेम्ड आफ्टर द एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हमारे सुनने की साउंड्स है ना, सेफ लिमिट और नॉइज हम किसे कहते हैं? जब भी हम आवाज को 0 से 80 डेसिबल तक सुनते हैं, वो हमारे लिए एक सेफ लिमिट है। लेकिन अगर हम 20 डेसिबल से ऊपर की आवाज सुनेंगे तो हमारे ईयर्स डैमेज हो सकते हैं टेम्परेरीली, या फिर अगर हम कंटिन्यूअसली उस साउंड से अफेक्टेड रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हमारे ईयर ड्रम्स को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है और अब हम लंबे टाइम के लिए मतलब परमानेंटली ईयर डैमेज भी हो सकता है। तो ये जो अनप्लेजेंट साउंड होती है या फिर हार्मफुल साउंड होती है, इसे हम नॉइज़ बुलाते हैं। तो जो मिनिमम ऑडिबल साउंड है हमारे लिए, दैट इज़ 0 डेसिबल। क्या है वो? दैट इज़ 0 डेसिबल। ये जो विस्पर करते हैं ना, जैसे मैं ऐसे धीरे, 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 तो ये होगी 30 30 डेसिबल, नॉट बेल बट 30 डेसिबल, राइट? तो ये है हमारी मिनिमम ऑडिबल साउंड, राइट? ये होगी हमारी विस्पर वाली साउंड। अब आते हैं हम नॉर्मल कॉन्वर्जेशन पर, तो इट इज़ अराउंड 50 डेसिबल जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो इनकी साउंड अराउंड 80 डेसिबल होती है। अगर हम पुलिस सायरन की बात करें तो पुलिस सायरन की आवाज़ अराउंड 120 डेसिबल होती है। और ये जो रॉकेट्स टेक ऑफ करते हैं ना, रॉकेट के टेक ऑफ की साउंड इज अराउंड 140 डेसिबल, जो काफी लाउड होती है। अब बात करते हैं पिच की। तो पिच क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का जो श्रिल मतलब एक्यूट और फ्लैट, डीपर, ग्रेव साउंड में हमें डिफरेंशिएट करता है। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। सो हायर द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, हायर इज द पिच। सो हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच। एग्जाम्पल, जो बेबी जब रोता है ना, सो दैट इज हायर पिच। लेकिन जो मेल एडल्ट मेल की आवाज होती है, दैट इज अ लो पिच वॉइस। नाउ कमिंग ऑन टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द पिच, और ये इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आपको याद रखने ही है। पिच refers to only to the musical sounds, और जो हर नोट है, म्यूजिकल नोट है, इट हैज़ अ डेफिनेट पिच। पिच डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, बट ये डिपेंड करता है लेकिन ये एम्पलीट्यूड लाउडनेस को अफेक्ट करता है, ना कि पिच को। ठीक है? एम्पलीट्यूड और पिच का कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड सिर्फ लाउडनेस को अफेक्ट करता है, पिच को नहीं।
नेक्स्ट इज द वेज ऑफ चेंजिंग द पिच ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैसे हम हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पिच को बदल सकते हैं। तो हमने पढ़ा है ना, टाइट कर दो, जो लेंथ है एयर कॉलम का उसको बढ़ा दो, या फिर स्ट्रिंग को मोटा या पतला कर दो। तो टेंशन के ऊपर पिच डिपेंड करता है, टेंशन के ऊपर, थिकनेस के ऊपर, एंड द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सो हायर द टेंशन, higher the frequency, higher is the pitch. ठीक है। thinner the string, vibrates the वाइब्रेशन ज्यादा होती है और हायर पिच हो जाती है। शॉर्टर द वाइब्रेटिंग लेंथ, हायर इज द पिच, राइट। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। जितनी ज्यादा टेंशन उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी बढ़ जाएगी। वहीं पर थे अगर स्ट्रिंग्स जो होंगे, जो हमारे गिटार सितार वायलिन के स्ट्रिंग्स पतले होंगे, तो वाइब्रेशंस ज्यादा फास्ट होंगी तो पिच ज्यादा होगी। अगर शॉर्ट वाइब्रेटिंग लेंथ होगी तो भी पिच ज्यादा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट की। तो ये एयर कॉलम कितना है वाइब्रेट करने का, उसका जो लेंथ है वो कितनी है एयर कॉलम पे, उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा, जितनी लंबा एयर कॉलम होगा, जितना लंबा, उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतनी ग्रेव साउंड होगी। जितना शॉर्टर एयर कॉलम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतनी श्रिल साउंड होगी। एग्जाम्पल, क्लोजिंग होल्स इन फ्लूट हैज़ लोअर पिच एंड ओपनिंग होल्स हैव द इंक्रीजिंग पिच, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे अगर हम फ्लूट के होल्स को बंद कर देंगे तो पिच कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम होल्स को खोलेंगे वैसे ही पिच बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स पर। ओके, तो हाँ, तो जितना शॉर्टर होगा, मतलब जितना कॉलम छोटा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और श्रिल साउंड ज्यादा होगी, ये याद रखना है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला, ढोलक, इन सब की बात करेंगे। तो इस पर पिच डिपेंड करती है कि जो मेम्ब्रेन है जहाँ पर हमें स्ट्राइक करना है उसका साइज क्या है और उसकी टेंशन कितनी है। तो यहाँ पर होते हैं ना वो स्क्रूज होते हैं जिनसे हम इनको ऐसे ऐसे टाइट करते रहते हैं। तो टेंशन कितनी है मेम्ब्रेन की और साइज क्या है। सो टाइट एंड स्मॉल मेम्ब्रेन्स दे वाइब्रेट फास्टर, स्मॉलर और टाइटर मेम्ब्रेन्स दे हैव द हायर पिच, राइट। तो अगर स्मॉल और टाइट होगी मेम्ब्रेन की तो पिच ज्यादा होगी, अगर टाइट होगी मेम्ब्रेन और छोटी होगी तो पिच फास्टर होगी, करेक्ट। अब बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज की, जैसे कि एक पिंग पोंग बॉल होती है ऑन द ड्रम, ड्रम जम्प्स हायर व्हेन स्ट्रक हार्डर। तो हार्ड स्ट्राइक होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, राइट। अब बात करते हैं ऐसे ही एक टेस्ट ट्यूब का भरो, एक जग को भरो, एक बॉटल को भरो। तो साउंड ना जैसे जैसे वो बॉटल भरती जाती है या जग भरता जाता है तो एयर कॉलम कम होता जाता है, तो उससे आवाज श्रिलर होती जाती है। लेंथ ऑफ द एयर कॉलम जब कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसलिए। तो ये हर एक पॉइंट ना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज में एक और है जिसमें हम अपने ये जो वायर है ना इसको प्लग करते हैं तो उससे डिफरेंट पॉइंट्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट पिच। तो अगर शॉर्ट वाइब्रेटिंग सेगमेंट्स होंगे तो पिच भी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज की जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मोनोटोन। तो मोनोटोन क्या होता है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ जो ना सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी की साउंड बना रहा है, अलग अलग नहीं। साउंड ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द मोनोटोन। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ ओनली वन फ्रीक्वेंसी। तो जैसे एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, इट प्रोड्यूसेस मोनोटोन, इट वाइब्रेट्स विद ओनली वन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, वो सिर्फ एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है। अब ट्यूनिंग फोर्क एक यू शेप का मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक स्टेम होती है और ऊपर दो प्रॉन्ग्स होते हैं। तो ये जो दोनों हैं इन्हें हम क्या बुलाते हैं, प्रॉन्ग्स, और इसे हम बुलाते हैं स्टेम, जिससे हम इसको पकड़ते हैं। सो इट हैज़ यूनिफॉर्म वाइब्रेशन, इसकी शेप ही ऐसी है जो ना सिर्फ यूनिफॉर्म वाइब्रेशंस अलाउ करती है। तो जब हम इसे एक रबर पैड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। रबर पैड इट प्रिवेंट्स अनवांटेड वाइब्रेशंस और वो क्लियर साउंड देता है। अब बात करते हैं ट्यूनिंग फोर्क में कुछ और, जैसे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ट्यूनिंग फोर्क की, ये फिक्स्ड होती है एंड इट इज मार्क्ड ऑन इट। मतलब कुछ आपको ट्यूनिंग फोर्क्स मिलेंगे जो 256 हर्ट्ज के होंगे, कुछ 288 हर्ट्ज के होंगे और ऐसे सो ऑन बहुत सारे होंगे, राइट। तो हर एक ट्यूनिंग फोर्क की ना एक
फिक्स्ड एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है और वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर मेंशन्ड होती है। Now, the wave form of the sound. So, sound from the tuning fork has a simple waveform. It contains the vibrations of only one frequency. जो sound होता है musical instrument का, जैसे piano, उसके complex waveforms होते हैं और उसमें बहुत सारी frequencies होती हैं। उसमें frequencies भी होती हैं और overtones भी होती हैं। Now coming on to the quality and timbre. तो quality क्या होता है? It is actually, it comes under the characteristic. ठीक है, इट कम्स अंडर द, मेरी स्क्रीन चेंज हो जाती है जब मैं एक जगह पर लिखती हूँ, ठीक है। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, right? So it is not monotone, but it is the characteristic of sound that distinguishes the sound having the same pitch and loudness. मतलब अब दो आवाजें हैं जिनकी पिच सेम है, जिनकी लाउडनेस भी सेम है, तो उनको डिस्टिंग्विश करती है। सो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस डिफरेंट वेव्स। ये जो क्वालिटी है ये डिपेंड करती है ऑन द वेव ऑफ साउंड, एंड द प्रेजेंस ऑफ द ओवरटोन चेंजेस द शेप ऑफ द वेव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अब जैसे ये दो वेव हैं, यहाँ पर जितने भी, मतलब ये जो दोनों वेव्स हैं ना, इन दोनों में वेव फॉर्म ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क एंड दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द पियानो। सो इन दोनों में ही सेम पिच है, दोनों ही वेव्स में सेम पिच है और सेम ही लाउडनेस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की अगर आप वेव फॉर्म देखो तो अलग अलग वेव फॉर्म्स हैं, और अलग अलग वेव फॉर्म्स होने की वजह से दे हैव डिफरेंट ओवरटोन्स, और डिफरेंट ओवरटोन्स होने की वजह से हमें इन दोनों की साउंड क्वालिटी अलग अलग सुनने को मिलती है। ऐसे ही जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इवन जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ह्यूमंस के वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो इस वजह से हर इंसान की आवाज़ ना अलग अलग सुनाई देती है। जैसे फ़ोन पे आपको अननोन नंबर से कोई कॉल करे, मान लो आपकी मम्मी अननोन नंबर से फ़ोन कर रही है, लेकिन फ़ोन उठाते ही आप समझ जाओगे ना कि उनकी आवाज़ है। सो दिस इज़ बिकॉज़ कि हर इंसान की एक अलग अलग ओवरटोन है, एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, और जो उनकी आवाज़ को एक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी, एक टिम्ब्रे देती है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चंस जल्दी से, और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। Let's talk about question number 1. So question says, which of the following quantities remain the same when sound wave passes from air into water? तो जब sound wave हवा से पानी में जाती है तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? सो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर, लेकिन फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। Right? Now the sound wave has a frequency of 200 hertz. Its time period, तो frequency क्या बोली है? Frequency is 200 hertz. So time period is 1 by frequency. So t is equal to 1 over 200. तो करो इसको, it will be 0.005 seconds. So कहाँ पर है? 0.005 seconds. ठीक है? Simple answer. In displacement time graph of sound wave, the distance between the two consecutive compressions represent, क्या represent करता है? ये है wave, ठीक है, तो ये थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, तो ये एक compression, ये compression, तो इनके बीच का distance हमें lambda बताता है, which is wavelength. Next, two sound waves A and B have the same frequency, लेकिन उनके amplitudes different हैं। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? देखो, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड हमें किसके बारे में बताता है? लाउडनेस के बारे में। सो ए हैज अ हायर पिच, नहीं, पिच और एम्पलीट्यूड का ना कोई लेना देना नहीं है, मैंने क्लियरली आपको पीछे सारे पॉइंट्स में बताया है। बी, अब देखो, पिच का फिर से कोई लेना देना नहीं है। बोथ हैव सेम लाउडनेस, नहीं, एम्पलीट्यूड अलग है तो लाउडनेस सेम नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत है। लाउडर साउंड हैज ग्रेटर एम्पलीट्यूड, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसकी साउंड लाउडर होगी। नेक्स्ट, a student strikes a tuning fork and then touches it to a rubber pad. The main purpose of using the rubber pad is, तो स्ट्राइक किया पहले उसको, फिर रबर पैड से टच कर दिया। अब इसको यहाँ टच करने का मेन मकसद क्या है? पिच बढ़ाना? नहीं। लाउडनेस बढ़ाना? नहीं।
अनवांटेड वाइब्रेशंस को अवॉइड करना इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट, विच चेंज विल मेक अ साउंड लाउडर देन श्रिलर बट नॉट श्रिलर। तो क्या हम ऐसा चेंज करें एक साउंड में कि वो लाउड हो जाए लेकिन श्रिल ना हो, ठीक है। तो लाउडनेस एंड एल ए, ला 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 ला, एल इज लाउड एंड ए इज एम्पलीट्यूड, तो ला 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 याद रखना, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो साउंड लाउड हो जाएगी लेकिन श्रिल नहीं होगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द क्वांटिटी विद व्हाट इट डिपेंड्स ऑन, राइट। तो इनमें से करेक्टली मैच करते हुए हमें बताने हैं। लाउडनेस विद फ्रीक्वेंसी नहीं, पिच एंड एम्पलीट्यूड बिल्कुल नहीं, पा की तो बनती ही नहीं है, सिर्फ ला की बनती है, राइट। तो ये नहीं बनती है, इन दोनों की ही आपस में दोस्ती है। क्वालिटी एंड वेव फॉर्म यस, एंड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड नो, करेक्ट। अब चलते हैं आगे विद स्टेटमेंट अबाउट द ट्यूनिंग फॉर्क इज करेक्ट। इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स वेव्स नहीं, इट प्रोड्यूसेस मोनोटोन, राइट, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस। इन अ फ्लूट अ श्रिलर साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, एक फ्लूट में एक श्रिलर साउंड कब बनती है, जब मोर होल्स आर क्लोज्ड, या फिर लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस, या एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस। तो श्रिलर साउंड इज प्रोड्यूस्ड जब लेंथ एयर कॉलम का कम हो जाता है। तो जैसे आप जग भरने लगो तो नीचे से थोड़ी आवाज थोड़ी सी मतलब ऐसे फ्लैट ग्रेव सी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो भरने लगता है ना उसकी पिच बढ़ जाती है। क्योंकि एयर कॉलम कम हो जाता है और नीचे पानी ही पानी होता है। सो विच एक्शन विल इंक्रीज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो कौन सा पिच को बढ़ाएगा, कौन, इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग नहीं, टेंशन को कम करके नहीं, लेंथ को कम करके नहीं, बल्कि टेंशन को बढ़ा के उसकी पिच बढ़ेगी। तो ये सारे जो मैंने पीछे पॉइंट्स लिखे थे ना वो इसलिए लिखे थे ताकि जब आप बुक से आपने पढ़ लिया है अब आप सिर्फ इन मेन पॉइंट्स को याद रखो। नेक्स्ट, अ ड्रम प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, क्यों, क्योंकि तब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ओके, नाउ विच ग्राफ इज बेस्ट सूटेड टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वेवलेंथ के लिए हम कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट है हमारे लिए, तो वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हमें बताता है। ये दो ग्राफ तो हमने यहाँ पर पढ़े ही नहीं है, सीधी सी बात है। डिस्टेंस टाइम नहीं बता पाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बताएगा। इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड विल बिकम, अगर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड का क्या होगा, तो याद रखो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर ये डबल हुई तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब व्हेन अ लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम द साउंड सोर्स द साउंड बिकम्स फीबल, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पिच बढ़ती है, एनर्जी स्प्रेड होती है, या टाइम पीरियड बढ़ता है। तो जब हम साउंड सोर्स से दूर होते हैं तो साउंड सॉफ्ट फीबल सी हो जाती है, क्यों, क्योंकि अब एनर्जी स्प्रेड होने लग जाती है। Which of the following best explains why a piano sound is richer than a tuning fork sound? क्यों, क्योंकि ग्रेटर लाउडनेस है, या हायर फ्रीक्वेंसी है, प्रेजेंस ऑफ ओवरटोन्स, या फिर लार्जर वेवलेंथ। तो पियानो की साउंड वो रिचर है क्योंकि उसमें बहुत सारी ओवरटोन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर यू, काफी सारे मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और ऐसे सॉल्व करना जैसे आप फाइनल एग्जाम का आंसर लिख रहे हो। पहले खुद चेक करो, फिर पेरेंट्स से करवाओ, और अगर कोई कहीं डाउट रह जाएगा तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो। आपको इस पीपीटी का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, तो डाउनलोड करो और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर के पता होने चाहिए वो मैंने सारे इस पीपीटी में लिखे हुए हैं। ये आपका ना फाइनल रिवीजन के लिए पीपीटी है, यूज इट फॉर योर रिवीजन, और यहाँ पर किसी भी तरह से किसी पॉइंट को मिस नहीं करना। दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट। कुछ डाउट होगा, आपको पता है कहाँ पर आना है। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है।